हेलो बच्चों, तो चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बड़ा पोर्शन हम कर चुके हैं। सेकंड पोर्शन की ओर चलने जा रहे हैं। मैं आपको जैसे बता चुका था पहले भी कि हमारे इस चैप्टर के अंदर दो बड़े पोर्शन हैं। कौन कौन से? एक तो वैद्युत रासायनिक सेल और एक वैद्युत अपघटनी सेल, या हम कह सकते हैं कि वैद्युत रासायनिक सेल जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी ले रहे थे, विद्युत ऊर्जा में उसको कन्वर्ट कर रहे थे, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हम दूसरा पोर्शन जो पढ़ने जा रहे हैं वो जस्ट इसका अपोजिट होगा कि वैद्युत ऊर्जा को हम किस में बदलने जाएंगे? रासायनिक ऊर्जा के अंदर। ठीक है, कैसे होगा ये सब कुछ वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो है वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो शुरुआत से एक बार देख लो, पॉइंट टू पॉइंट एक बार समझ लो कि देखिए सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि चालक क्या होते हैं। चालक क्या होते हैं और उसके प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके दो प्रकारों में से दो प्रकार कौन कौन से? एक धात्विक चालक और एक वैद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, तो उसमें से हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वैद्युत अपघटनी चालक या वैद्युत अपघटे। वैद्युत अपघटे इसको क्या बोलते हैं अपन? इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघटे, उनको अपन पढ़ेंगे। प्रबल दुर्बल वैद्युत अपघटे कौन कौन से हो सकते हैं उनको पहचानना सीखेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद वैद्युत अपघटे जो होते हैं इनको प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे, यानी कि इसी टॉपिक के अंदर वो सब कुछ आ जाएंगे। फिर हम पढ़ेंगे वैद्युत अपघटनी सेल। यहां आता है अपना वैद्युत अपघटनी सेल। इस वैद्युत अपघटनी सेल के अंदर हम दो प्रकार के गुणों की स्टडी करेंगे। दो प्रकार के कौन कौन से गुण स्टडी करेंगे अपन? यहां देखिए, ये अपन करेंगे सबसे पहले तो गुणात्मक विश्लेषण करेंगे अपन। गुणात्मक विश्लेषण जिसको अपन बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। और दूसरा हम करेंगे मात्रात्मक विश्लेषण जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। दो प्रकार के करेंगे। यहां तो देखिए इसमें तो क्या क्या पढ़ेंगे अपन कि यहां हम वैद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं, वैद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया पढ़ने वाले हैं उसमें कौन सी धातु या कौन सा पदार्थ इलेक्ट्रोडों पर हमको प्राप्त होगा, मात्र ये देखना है कौन सा। सोडियम होगा, हाइड्रोजन होगा, क्लोरीन होगा, जो भी कुछ होगा वो कौन सा होगा वो हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। यहां हम क्या पढ़ेंगे? मात्रा कितनी होगी इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ हमको प्राप्त हो रहा है, या हम कह सकते हैं कि जो धातु प्राप्त हो रही है वो कौन सी होगी, वो तो गुणात्मक विश्लेषण। कितनी प्राप्त होगी वो मात्रात्मक विश्लेषण। इस मात्रात्मक विश्लेषण के अंदर हम पढ़ेंगे फैराडे के नियम। फैराडे के नियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल। मैक्सिमम एग्जाम्स के अंदर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं फैराडे के नियम से। तो हम वो फैराडे के नियम के अंदर न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं, यानी कि गणितीय रूप है यहां पर हमारे पास। ठीक है, ये मैथमेटिकल पोर्शन हो गया हमारा। ठीक है, तो ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वैद्युत अपघटनी सेल जो पढ़ लिया अपन ने उसकी चालकता क्या है। ठीक है, वैद्युत अपघटे जो होते हैं उनकी चालकता क्या है, तो चालकता पढ़ेंगे अपन। उसमें हम पढ़ेंगे ओम का नियम भी पढ़ेंगे, चालकता पढ़ेंगे, अलग अलग तरह की चालकताएं पढ़ेंगे, जैसे कि विशिष्ट चालकता, मूलर चालकता, तुल्यांक की चालकता। और इसी के दौरान अगला जो टॉपिक है अपना चालकता, उसके दौरान या चालकत्व बोल दो, चालकत्व के दौरान ही हम पढ़ेंगे कोलराउस का नियम। ठीक है, कोलराउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। क्लियर हो गई बात? इसी में हम क्या पढ़ेंगे? कोलराउस का नियम। क्लियर हो गई बात? तो ये इस तरह से 1 2 3 4 5 पॉइंट हमको डिटेल में समझने हैं, जिसकी 5 से 6 वीडियो बनने वाली है। क्लियर हो गई बात? तो 5 से 6 वीडियोस के अंदर हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। लास्ट एक जो पोर्शन बचेगा
लास्ट की एक या दो वीडियो बनेंगी तो उसमें अपन पढ़ेंगे बैटरीज, बैटरियां पढ़ेंगे, तो उसकी भी एक दो वीडियो बनेंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपना ये चैप्टर फिनिश होगा। तो तैयार हो जाओ अपने टॉपिक को पढ़ने के लिए। चालक व उसके प्रकार क्या है, लिखना चाहो तो लिख लो, वरना कोई जरूरी नहीं है, बस वैसे समझना था हमको। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे चालक। आज का टॉपिक जो होगा वो हेडिंग लगा दो, आज के टॉपिक की हेडिंग लगा दो सबसे पहले लिखेंगे चालक, या जिसको बोलते हैं अपन सुचालक। कंडक्टर्स, चालक क्या होते हैं सबको पता है यार, वे सभी पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का चालन संभव होता है वे चालक कहलाते हैं। वे सभी पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन संभव हो पाता है चालक कहलाते हैं। परिभाषा लिख दी होगी। चालक होते कितने प्रकार के हैं, देखिए फिर लिखेंगे, परिभाषा लिख ली ना, उसके बाद लिखो चालक के प्रकार। देखो सुचालक पढ़ना है हमको, एक तो तुम ये भी जानते हो, लिखना चाहो तो परिभाषा लिख लो कुचालक, वे सभी पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का चालन संभव नहीं होता है वे कुचालक या अचालक कहलाते हैं, जिनको कहते हैं नॉन कंडक्टर्स। इसकी डिटेल भी अपन चर्चा करेंगे कहां पे, चैप्टर नंबर फर्स्ट में। चैप्टर नंबर फर्स्ट में और फिजिक्स में भी तुम पढ़ते हो कि चालकता के आधार पर सभी पदार्थों को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला सुचालक, दूसरा अचालक या कुचालक, और तीसरा अर्धचालक। या तो पढ़ लिया होगा या पढ़ने वाले हो फिजिक्स में, हम तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे ठोस अवस्था वाले पार्ट में। तो सुचालक, कुचालक और अर्धचालक, तो ये तीन टॉपिक पढ़ेंगे अपन। तो अभी हमको सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, चालक पढ़ना है, क्योंकि चालक का वर्गीकरण पढ़ना है अपन को। यहाँ पर चालक का वर्गीकरण क्या होगा, प्रकार लिख लो चालकों के प्रकार। एक लिखेंगे पहला धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक, मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स। और दूसरा लिख लीजिए वैद्युत अपघटनी चालक। जिसको हम बोल सकते हैं वैद्युत अपघटे, ठीक है। एक बार दोनों के नाम लिख लो, और दोनों का नाम लिख के और फिर आगे अपन हेडिंग लगाएंगे। एक नंबर धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। दो नाम है और दोनों नामों से ही इसकी परिभाषा स्पष्ट हो जाती है कि ये सभी धातुएं होती हैं। ये चालक कौन होते हैं, धातुएं होती हैं। लिख लीजिए इसमें कि सभी धातुएं धात्विक चालक कहलाती हैं। इन चालकों में मैं जो बोल रहा हूं उसको पॉज कर करके एक बार लिखते रहना, क्योंकि इसमें बोर्ड पे लिखने जैसा कुछ नहीं है। जो बोल रहा हूं उसको लिख लेना नोट्स के अंदर, कि सभी धातुएं धात्विक चालक कहलाती हैं। इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत धारा का चालन होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा विद्युत धारा का चालन होता है। यहां तक लिख लिया। एग्जाम्पल लिखो, जैसे 4-5 धातुएं लिख दो, कोई भी, आयरन, कॉपर, जिंक, जो भी तुम लिखना चाहो, तुम्हारी इच्छा है। लिख लिया। एरो लगाओ, एरो लगाइए, नीचे एक तीर लगाइए, उसमें लिखिए इन चालकों में विद्युत धारा के चालन के दौरान किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि जो हमने धातु ली है वो धातु एज इट इज रहती है, उसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होती है। उसके अंदर केवल एक सिरे से इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं और दूसरे सिरे से निकल जाते हैं। तो ये होते हैं केवल इलेक्ट्रॉनों का गमन करने के लिए, ना कि कोई रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए। ठीक है, तो इनमें लिख लो एक बार
इस प्रकार के चालकों में विद्युत धारा के चालन के दौरान या विद्युत धारा के प्रवाह के दौरान किसी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। क्लियर बात? आगे लिखिए, सेकंड नंबर हेडिंग लगाओ। अच्छा, एक चीज और सुन लो, धातुओं के अलावा देखो नाम में तो आ रहा है धात्विक चालक, लेकिन इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक चालक। कुछ अधातुएं भी होती हैं जो इस प्रकार के चालकों के अंदर आती हैं या इस प्रकार की चालकता प्रदर्शित करती हैं। वो कौन सी है? कौन सी अधातु के बारे में आप जानते हो? कमेंट में लिख के जरूर बताना, मैं अभी नाम नहीं बोलूंगा। किन्हीं भी दो क्वेश्चन लिख लो, किन्हीं दो अधातुओं का नाम बताइए जो इलेक्ट्रॉनिक चालकता प्रदर्शित करती हैं। क्वेश्चन लिख लो और कमेंट में जरूर बताना, कमेंट में ही चाहिए मुझे आंसर, ठीक है? सेकंड हेडिंग लगाओ, वैद्युत अपघटनी चालक ऑब्लिक वैद्युत अपघटय। वैद्युत अपघटय लिखिए, वे पदार्थ, परिभाषा लिख लो एक बार, वे सभी पदार्थ जो ठोस अवस्था में, जो अपनी ठोस अवस्था में विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, परंतु अपनी गलित अवस्था में, गलित यानी कि मोल्टन स्टेज, गलित यानी पिघला दिया, तो अपनी गलित अवस्था में अथवा जलीय विलयन में विद्युत धारा का चालन करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या लिखा कि वे सभी पदार्थ जो ठोस अवस्था में, अपनी ठोस अवस्था में तो विद्युत का चालन नहीं करते हैं या विद्युत का प्रवाह नहीं करते हैं, परंतु अपनी गलित अवस्था अथवा जलीय विलयन में विद्युत धारा का चालन करते हैं। तीसरा नाम और लिख सकते हो इनका, इनको कहते हैं आयनिक चालक। एरो लगा के लिख लो, नीचे एरो लगाइए और लिखिए, इन्हें आयनिक चालक भी कहा जाता है। जैसे इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रॉनिक चालक, इसको बोलते हैं अपन आयनिक चालक। इन्हें आयनिक चालक भी कहा जाता है क्योंकि इनमें विद्युत धारा का चालन मुक्त आयनों के द्वारा होता है। इनमें विद्युत धारा का चालन मुक्त आयनों के द्वारा होता है। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि ये NaCl का टुकड़ा है, सोडियम क्लोराइड है मान लो। अब ये सोडियम क्लोराइड जो है, इसके अंदर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करना चाहें नहीं होगी। कारण क्या है? विद्युत धारा का चालन करने के लिए या तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जो इसमें नहीं है क्योंकि ये एक यौगिक है, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर मुक्त आयन होने चाहिए, मुक्त आयन भी नहीं है क्योंकि सोडियम और क्लोरीन के बीच में जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है, इस प्रबल स्थिर वैद्युत रासायनिक बल पाया जाता है, आकर्षण बल पाया जाता है, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जिसके कारण ये प्रबलता से एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, आकर्षण में बंधे रहते हैं और मुक्त आयन उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं। इसलिए ठोस अवस्था में ये NaCl विद्युत का चालन नहीं करेगा। अब इसको क्या किया, या तो पिघला दो, पिघलाने से क्या होगा, सोडियम और क्लोराइड आयन जो हैं उनके बीच का जो आकर्षण है वो टूटता है, आयन दूर होते हैं और गमन के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं और विद्युत का चालन करवाने लगते हैं। या इस NaCl को जल में घोल दो, जल में घोलने पर भी Na+ और Cl- आयन दूर हो जाते हैं, जिससे गमन के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं और ये विद्युत का चालन करवाने लगते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि ये आयनिक चालक क्यों कहलाते हैं, क्योंकि इनमें विद्युत का चालन किसके द्वारा होता है, मुक्त आयनों के द्वारा होता है। एग्जाम्पल लिख लो इसके, एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल लिखो, सभी अम्ल, क्षार एवं लवण, अम्ल, क्षार एवं लवण। अब मैं यही लिखवा देता हूं मैं तुमको कि अम्ल, क्षार और लवण किस किस टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि आगे अपन को इसको लिखने की आवश्यकता फिर
नहीं पड़ेगी। देखिए पहले नंबर पे लिखो अम्ल, प्रबल एवं दुर्बल। दूसरा होगा क्षार, इसमें भी सेम लिख देंगे। तीसरे नंबर पे लिखिए लवण, इसमें भी सेम लिख देंगे। अब यहां एक नोट डाल दो कि प्रबल लवण क्या होते हैं। स्ट्रॉन्ग साल्ट्स क्या होते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एंड वीक साल्ट्स। अब प्रबल लवण क्या होते हैं, देखिए प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार से बनने वाले लवण, लिख लेना, से बनने वाले लवण। दूसरे नंबर पे क्या होगा, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार से मिलकर बनने वाले लवण। तीसरा क्या होगा, दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार से मिलकर बनने वाले लवण। देखिए ध्यान से समझ लेना इसको, जो अपना प्रबल लवण है, क्योंकि इसी लवण शब्द को हटाकर अपन आगे क्या रखने वाले हैं, प्रबल वैद्युत अपघटय और एक दुर्बल वैद्युत अपघटय, ठीक है, उसमें अपन पढ़ेंगे इनको। तो इसलिए इस डिटेल को यहीं पे देख लो कि क्या होते हैं ये, है ना। और दुर्बल लवण क्या होते हैं भाई, दुर्बल लवण होते हैं दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार से मिलकर बनने वाले लवण। क्लियर हो गई बात। देखिए फिर से बता देता हूं कि अम्ल और क्षार और लवण, इनको दो दो कैटेगरी में बांट दिया, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग और वीक, जो स्ट्रॉन्ग साल्ट होंगे वो होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये हो सकते हैं, या दोनों में से कोई भी एक स्ट्रॉन्ग हो एक वीक हो, ठीक है, तो वो भी स्ट्रॉन्ग साल्ट होंगे। और जो वीक साल्ट होते हैं वो बनते हैं वीक एसिड और वीक बेस के द्वारा मिलकर बनते हैं। यहां तक क्लियर हो गई बात। चलिए आगे। तो ये बात हुई अपनी किसकी, वैद्युत अपघटनी चालकों की। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है अपनी कॉपी में करना है इसको, ठीक है, अपनी कॉपी में करना है। लिखिए, धात्विक चालक एवं वैद्युत अपघटनी चालक में कोई 4 अंतर लिखिए। धात्विक चालक एवं वैद्युत अपघटनी चालक में कोई 4 अंतर लिखिए। यह क्वेश्चन हमको कॉपी में करना है। 4 अंतर करने हैं, एक साइड धात्विक चालक लिखेंगे, दूसरी साइड वैद्युत अपघटनी चालक, और एक टेबल बना देंगे। टेबल के अंदर हमको ये काम करना है। नेक्स्ट, 4 से ज्यादा भी अगर तुम जानते हो तो लिख सकते हो, मिनिमम 4 तो लिखने ही लिखने हैं। एग्जाम्पल्स आर नॉट कंसिडर्ड इन टेबल इन 4 डिफरेंसेस। एग्जाम्पल को मत मान लेना, एग्जाम्पल 5वां होगा, 4 तो तुम्हें अलग से लिखने हैं। चलिए, एक एक अंतर हमको कमेंट में सबको करके बताना है। जो इस वीडियो को अभी के अभी देख रहा है, तुरंत वीडियो पॉज करो और तुरंत कमेंट में लिखो कि ये साहब ये अंतर होता है। अभी तक जो पढ़ लिया, देखने के बाद नहीं, तुरंत देखते ही यहां तक का और पॉज करो और कमेंट में लिख दो साहब ये अंतर होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन, उतार लो इसको।
अब देखिए, अब हमको देखना है जो वैद्युत अपघटनीय पदार्थ होते हैं या वैद्युत अपघट्य जो होते हैं उनका वर्गीकरण। हेडिंग लगाइए, वैद्युत अपघट्यों का वर्गीकरण। इलेक्ट्रोलाइट्स का क्लासिफिकेशन देखना है अपन को। अब या इसको प्रकार बोल सकते हो, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। अभी थोड़ी देर पहले तो बोले थे, कौन कौन से बोले थे? 2 प्रकार के होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन कौन से? स्ट्रॉन्ग और वीक। देखिए इसको एज इट इज बना लो। प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। प्रबल और दुर्बल ये कौन कौन से होंगे? देखिए, सभी प्रबल अम्ल, सभी प्रबल क्षार, और सभी प्रबल लवण। अब ये बताने की जरूरत है क्या प्रबल लवण कौन से होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले बताया था। इसमें 3 लाइनें लिखे इससे बढ़िया कि प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार से मिलकर बनने वाले लवण, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार से मिलकर बनने वाले लवण, दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार से मिलकर बनने वाले लवण। ये तीनों के तीनों हो गए। इधर अगर अपन बात करें तो क्या लिखेंगे? सभी दुर्बल अम्ल, वीक एसिड्स, वीक बेसिस, और वीक साल्ट्स। दुर्बल लवण और प्रबल लवण शब्द जो मैंने दिए हैं तुमको, वो इसीलिए दिए हैं ताकि तुम एक बार में उनको एक जगह पे लिख सको। ठीक है, तो इसको एज इट इज एक बार तो उतार दो, फिर अपन लिखेंगे एक एक करके डेफिनेशंस। उतार लिया ना? चले आगे। देखिए अब 1 नंबर हेडिंग लगा दो, प्रबल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। परिभाषा लिखेंगे, क्या लिखेंगे डेफिनेशन में? वे सभी वैद्युत अपघट्य जो अपने जलीय विलयन में लगभग पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, लगभग पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। लगभग शब्द लिखना जरूरी है क्योंकि 100% आयनन हो ये कोई जरूरी नहीं है। 99.9% आयनन होगा तो उसको 100% के आसपास ही मानेंगे, लगभग पूर्ण आयनन ही मानेंगे। क्लियर हो गई बात? एग्जाम्पल लिख लो, जैसे NaCl, वो तो मैंने लिख ही दिया एग्जाम्पल। तो NaCl क्या है? एक प्रबल लवण। HCl, H2SO4, HNO3, NaOH। ठीक है, जितने भी प्रबल अम्ल हैं जैसे HCl, HNO3, H2SO4, प्रबल क्षार NaOH, KOH, प्रबल लवण। अब इन दोनों से मिलकर बनने वाले लवण जैसे NaCl और NaOH से HCl और NaOH, HCl और NaOH से मिलकर बनने वाले लवण कौन से हो गए? NaCl। इस तरीके से अपन क्या बना सकते हैं? लवण बना सकते हैं प्रबल।
अगर हम दुर्बल की बात करें, हेडिंग लगा दो दुर्बल वैद्युत अपघटे। अच्छा, इसमें एक लाइन और लिख दो, लिखना चाहो तो, ये किसी भी तनुता पर लगभग पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं। ये किसी भी तनुता पर, मतलब थोड़ा सा पानी मिलाया तो भी वो आयनित हो जाते हैं। जैसे NaCl नमक है, नमक में थोड़ा सा पानी मिलाया तुरंत घुल जाएगा, ठीक है। ये नहीं है उसको गर्म करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। सेकंड लिखो, दुर्बल वैद्युत अपघटे, परिभाषा लिखेंगे, वे वैद्युत अपघटे जो अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हो, दुर्बल वैद्युत अपघटे कहलाते हैं। दोबारा बोलने की जरूरत नहीं है, वापस लेके देख लो। सभी दुर्बल अम्ल में कौन कौन से आ गए? दुर्बल अम्ल जैसे बात करें एसिटिक अम्ल, दुर्बल अम्ल में कौन आ गया? जैसे एसिटिक अम्ल आ गया, पूर्ण रूप से आयनित नहीं होता है। दुर्बल क्षार जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल लवण, अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड और इसको मिला के देख लो एसिटिक अम्ल को, क्या बन जाएगा? अमोनियम एसीटेट। तो वो क्या है? दुर्बल लवण हो गया। ठीक हो गई बात? चलिए, तो इस तरह से हम इनके एग्जाम्पल दे सकते हैं। ये एग्जाम्पल बहुत काम आएंगे आगे, अभी कोलराउस के नियम में पढ़ेंगे इनको। तो यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दुर्बल वैद्युत अपघटे क्या होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघटे क्या होते हैं, ये हमको समझ में आ जाना चाहिए। जो क्वेश्चन दिए हैं फटाफट उसको कमेंट करके बता दो और अपनी कॉपी में उतार लेना, नोट्स कंप्लीट कर लेना। इसके बाद हेडिंग लगाइए, चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। कि वैद्युत अपघटे जो अपन ने ले लिए, अब चलो ये बात हो गई खत्म कि वैद्युत अपघटे कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। बस इतना सा ध्यान रखना है, वैद्युत अपघटे या तो मोल्टन फेज में यानी गलित अवस्था में, या फिर अपनी जलीय प्रावस्था में, जलीय विलयन प्रावस्था में, इन दोनों में ही विद्युत का चालन करवा पाता है। यानी कि जो सॉलिड है वो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करवाएगा, ध्यान रखना। तो सॉलिड को हमने या तो पिघला दिया या जल में घोल दिया, दोनों बातें। जो भी किया तुमने कर लिया, उसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर दी। हम देख रहे हैं कि किसी एक वैद्युत अपघटे में विद्युत धारा जो है धीमी गति से प्रवाहित हो रही है या कम विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, और एक में तेजी से प्रवाहित हो रही है। उसका रीजन क्या है? वो है हमारे प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला कारक देखिए, हमने क्या कहा कि एक कैटायन और एक एनायन दो हैं। पहले कारक के बारे में बताऊंगा। एक कैटायन है, एक एनायन है, जो आयनिक चालक हैं या विद्युत अपघटनी चालक हैं, उनकी बात कर रहा हूं। उनमें एक धनायन और एक ऋणायन है। अब उनके बीच में आकर्षण है। अब वो आकर्षण जो है, वो आकर्षण इन दोनों को बांधे रखता है। हमने क्या किया, इसको मान लीजिए पिघलाया, तो ये आकर्षण टूटता है। ये आकर्षण टूटता है पिघलाने पर भी, जल में घोलने पर भी। जब ये आकर्षण टूटेगा तो ये आयन मुक्त हो जाएंगे और विद्युत धारा का चालन करवाने लगेंगे। अब तुम एक बात बताओ मेरे को, अगर ये आकर्षण प्रबल हो, ये मजबूत आकर्षण बल हो, और एक में वो दुर्बल आकर्षण बल हो, तो सीधी सी बात है यार, आकर्षण को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। और इसका मतलब अगर वो प्रबल है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, दुर्बल है तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी। और जिसमें प्रबल है उसको हम जब ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं तो इसका मतलब वो जल्दी टूटेगा नहीं, और जल्दी टूटेगा नहीं तो आयन मुक्त नहीं हो पाएंगे, और आयन जब मुक्त नहीं हो पाएंगे तो विद्युत धारा का चालन भी कम होगा, यानी कि चालकता घट जाती है, चालकता इनकी कम हो जाती है। दूसरी ओर अगर हम बात करें कि अगर आकर्षण कम है, दुर्बल है, आकर्षण दुर्बल है,
तो जल में घुलते टाइम या पिघलाते टाइम, गलित अवस्था में बदलते टाइम वो आकर्षण जल्दी टूटेगा, और जल्दी टूटेगा तो वो आयन जल्दी मुक्त होंगे, और जल्दी आयन मुक्त होंगे तो विद्युत धारा का चालन भी जल्दी होगा, शीघ्रता से होगा, ज्यादा होगा, और ऐसे पदार्थों या ऐसे वैद्युत अपघट्यों की चालकता भी ज्यादा होगी। तो पहली हेडिंग लगा दो, अंतर आयनिक आकर्षण और इसमें लिख दो कि वैद्युत अपघट्य में उपस्थित धनायन एवं ऋणायन के मध्य अंतरायनिक आकर्षण बल जितना अधिक प्रबल होगा उनकी चालकता उतनी ही कम होगी, क्योंकि उस आकर्षण को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्लियर? नीचे एरो लगाओ। एक बात बताओ मेरे को, ये तो हमने पढ़ रखा है यार, विलेयता पढ़ी थी हमने 11th क्लास में, विलेयता पढ़ी थी। विलेयता के अंदर दो प्रकार की एनर्जी की बात की थी, दो प्रकार की ऊर्जाओं की बात की थी कि कोई भी यौगिक, कोई भी पदार्थ, ठोस पदार्थ जब जल में घुलता है तो वहां दो प्रकार की एनर्जी काम आती है, दो प्रकार की ऊर्जाएं काम आती हैं जल में घुलते टाइम या किसी भी विलायक में घुलते टाइम। याद है? विलायक योजन ऊर्जा और एक जालक ऊर्जा। क्या हम इस आकर्षण को जालक बोल सकते हैं? क्या जालक नहीं है क्या ये? इस जालक को तोड़ने के लिए तो हम ऊर्जा दे रहे हैं। जालक को तोड़ने के दौरान या तोड़ने के दौरान जो आवश्यक ऊर्जा है वो कहलाती है जालक ऊर्जा। और जब हम जल में घोल रहे हैं, जब इस पदार्थ को जल में घोल रहे हैं तो एक बार के लिए देखिए, जल जो है वो इस तरह से है, प्लस माइनस द्विध्रुव है, H प्लस OH माइनस, इस तरीके से ये जल है, जल का अणु। जब ये किसी भी कैटायन के पास आता है या एनायन के पास आता है इनमें से, तो ये जल के अणु क्या करेंगे, इसके चारों तरफ इस तरह से व्यवस्थित हो जाएंगे। एक आकर्षण बनेगा जिसका नाम क्या है, आयन द्विध्रुव आकर्षण बल। आयन द्विध्रुव आकर्षण बल। इस आयन द्विध्रुव, आयन डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एक एनर्जी रिलीज होती है। जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, मुक्त होती है, और जब बंद तोड़ते हैं तो एनर्जी देनी पड़ती है, काम आती है। तो दोनों चीजें देखो, जैसे ही आकर्षण होता है एनर्जी निकलेगी, और वो एनर्जी जब निकलती है तो वो एनर्जी इस बंद को तोड़ने के काम आती है। अब एक बात बताओ, अगर इस बंद को तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा है और यहां से ऊर्जा जो है निकल रही है कम, और जब यहां से ऊर्जा कम निकलेगी तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो ऊर्जा इस बंद को तोड़ पाएगी? बिल्कुल नहीं तोड़ पाएगी। जब बहुत कम तोड़ पाएगी तो हम क्या कहेंगे कि ये आकर्षण प्रबल होना चाहिए, ये आकर्षण दुर्बल होना चाहिए। ये दुर्बल है तो निकलने वाली ऊर्जा इसको आसानी से तोड़ देगी। तो विलायकन ऊर्जा और जालक ऊर्जा, विलायक एंथैल्पी या विलायकन एंथैल्पी और क्या बोलते हैं जालक एंथैल्पी, इन दोनों को अपन यहां कंसीडर करते हुए चलते हैं। तो किसी भी पदार्थ के जल में घुलने के लिए या किसी भी विलायक में घुलने के लिए ध्यान रहे, जालक एंथैल्पी का मान कम होना चाहिए, विलायकन एंथैल्पी का मान ज्यादा होना चाहिए। अगर वो विलायक जल है तो उसी एंथैल्पी को या उसी ऊर्जा को हम नाम दे देते हैं जल योजन ऊर्जा। ये हमने 11th क्लास में पढ़ लिया था, पहले भी पढ़ लिया था, इसलिए ध्यान होगा, दोबारा याद दिलाया है। तो एरो लगा लीजिए, एरो लगा लिया होगा। जब किसी वैद्युत अपघट्य को जल में घोला जाता है या विलायक में घोला जाता है, पहले विलायक लिखो, विलायक में घोला जाता है तो विलायक के अणुओं एवं आयनों के मध्य, विलायक के अणुओं एवं वैद्युत अपघट्य के आयनों के मध्य एक आकर्षण होता है जिस दौरान
एक आकर्षण होता है जिस दौरान एक ऊर्जा मुक्त होती है, एक ऊर्जा मुक्त होती है जिसे विलायकन ऊर्जा कहते हैं, विलायकन ऊर्जा कहते हैं। यदि विलायक जल है, लिख लेना ये सब बातें, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं। यदि विलायक जल है तो उसे जलयोजन ऊर्जा कहते हैं। क्लियर हो गई बात? और फिर एक एरो लगा लो, दोबारा एक एरो लगाएंगे। यदि अंतरायनिक आकर्षण बल ज्यादा है तथा विलायकन ऊर्जा का मान कम है तो वह वैद्युत अपघटय जल में विलय नहीं हो पाता है, अर्थात आयनन पूर्ण नहीं हो पाता है, आयनन पूर्ण नहीं हो पाता है, जिससे उनकी चालकता घट जाती है। और इस कैटेगरी में कौन से आ गए? अब वैद्युत अपघटय दो हैं, प्रबल और दुर्बल। कौन से वाले वैद्युत अपघटय आ गए यहां पे? दुर्बल वैद्युत अपघटय। तो इसमें एक चीज और लिख लो, इसमें एक चीज और लिख लो, दुर्बल वैद्युत अपघटयों में अंतरायनिक आकर्षण बल अधिक पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा कारक लिखेंगे, दूसरा कारक लिखेंगे विलायक की विस्कासिता। दूसरा कारक लिखेंगे विलायक की विस्कासिता या श्यानता। इलेवेंथ क्लास के चैप्टर नंबर 5 में हमने जब विलयन वाला पार्ट पढ़ा था, सॉरी द्रव अवस्था वाला पार्ट पढ़ा था, द्रव अवस्था वाले में हमने शांता का एक टॉपिक देखा था। शांता को एक सीधे सीधे अपनी भाषा, नॉर्मल भाषा में बोले तो गाढ़ापन है। शांता क्या है? गाढ़ापन से मतलब है कि गाढ़ापन जितना ज्यादा होगा, अरे भाई एक बात बताओ मेरे को, एक तो अपन हवा में चल रहे हैं और एक अपन पानी में चल रहे हैं, हमारे स्पीड में तो अंतर आएगा। या एक हम पानी में चल रहे हैं और एक दलदल में चल रहे हैं, स्पीड में फर्क आएगा। क्लियर हो गई ना मेरी बात? यानी गाढ़ापन जितना ज्यादा होगा, गाढ़ापन जितना ज्यादा होगा, आयनों का गमन उतना ही स्लो हो जाएगा, आयनों की जो मूवमेंट है वो इतनी ही स्लो हो जाएगी। तो लिख लो, क्या लिखेंगे कि वैद्युत अपघटय की शांता अवलिक विस्कासिता जितनी अधिक होगी उसकी चालकता उतनी ही कम हो जाती है, क्योंकि विस्कासिता अधिक होने से आयनों का गमन धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है, जिसके कारण आयन मुक्त रूप से गमन नहीं कर पाते हैं तथा चालकता घट जाती है, चालकता घट जाती है। लिख लिया? नेक्स्ट तीसरा है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता सेम विस्कासिता से रिलेटेड है, ये भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है इसमें। सांद्रता भी एक गाढ़ापन ही हो गया, तो सांद्रता जितनी अधिक होगी चालकता उतनी कम होगी। सेम लिख दो विस्कासिता जैसा, क्या आयन मुक्त रूप से गमन, बस विस्कासिता जहां लिखा है वहां सांद्रता पद लिख दो बस, कि विलयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी आयनों का गमन उतना ही धीमा होगा, जिससे उनकी चालकता भी घट जाती है। नेक्स्ट लिखो, इंपोर्टेंट है ताप। ताप का प्रभाव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ताप का प्रभाव मैं तुम्हें दोनों प्रकार के चालकों में बता रहा हूं, धात्विक चालक और वैद्युत अपघटनीय चालक, दोनों में बता रहा हूं। ध्यान से सुनना
कि जब ताप बढ़ाते हैं तो जो धात्विक चालक है या एक रोड है धातु की, उस रोड में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स है। हमने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, संयोजकता कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो जहां जब अपन टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, खलबली मच जाएगी, भगदड़ मच जाएगी और ट्रैफिक जाम हो जाएगा। यही होता है ना कि अगर भगदड़ मच जाए तो ट्रैफिक जाम हो जाता है, जो जिस स्पीड से भागना चाहिए वो नहीं भाग पाता है। हमको पता है भगदड़ मच गई तो हम बहुत तेज भाग सकते हैं, लेकिन नहीं भाग पाएंगे ट्रैफिक में। समझ रहे हो मेरी बात? तो धातु की जो छड़ है या धातु जो है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अंदर गतिज ऊर्जा बढ़ जाने से ट्रैफिक रुक जाता है। ठीक है, उनकी गति रुक जाती है, स्लो हो जाती है। तो इसमें क्या लिखेंगे, ताप बढ़ाने से धात्विक चालकों में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे उनके गमन में प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है, और प्रतिरोध उत्पन्न हो जाने से विद्युत का चालन रुक जाता है या कम पड़ जाता है, विद्युत का चालन कम हो जाता है। यह बात हो गई। सेकंड हम बात करें, एरो लगा लो, ताप बढ़ाने से वैद्युत अपघटनों की चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि ताप बढ़ाने से जो आयनों के मध्य आकर्षण है वह टूटता है, जिससे आयन ज्यादा मुक्त होंगे, या कह सकते हैं कि उनका आयनन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे चालकता भी बढ़ जाती है। सीधी सी बात है यार, टेम्परेचर दोगे, बंद टूटेंगे, आयन ज्यादा बनेंगे तो विद्युत धारा का चालन भी खूब करेंगे। आगे बात समझ में? यहां तक क्लियर हो गया? तो बस ये 4 इफेक्ट हैं, इन चारों इफेक्ट को उतार लो। चारों के मैंने तुम्हें बोल भी दिए, नोट्स भी बनवा दिए साथ के साथ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगला जो अपना टॉपिक होगा वो होगा वैद्युत अपघटनी सेल। अगर तुम्हें इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युत अपघट्य अच्छे से समझ में आ गया है तो तुम्हें आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो इसको उतार लो, खत्म करो आज का टॉपिक।